आज की क्लास का नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आज हम आपको समझाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस जनरली तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप डीपली जाके पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, हम समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहले तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का वह भाग होता है जो हमें यह बताने का कार्य करता है कि वाक्य में काम करने वाला कौन है। तो वाक्य में जो भी काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि राम एक पत्र लिखता है। सबसे पहले हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इस वाक्य में काम को करने वाला कौन है। ये ढूंढने में पता चलता है कि काम को जो करने वाला है वो राम है, और राम को ही हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब ये देखना होगा कि इस वाक्य में राम कर क्या रहा है। तो राम कर क्या रहा है, राम एक पत्र लिखता है। तो हमारी जो मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है, वो है लिखना। इसे हम कहेंगे वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब को निकालने की जो बात बचता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है एक पत्र। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाना चाहेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया देखने को नहीं मिलती है। हेल्पिंग वर्ब केवल केवल आपको अंग्रेजी के ही वाक्य में मिलेगी। जैसे इसी वाक्य का अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन आएगा, हमने ट्रांसलेशन बनाया है, राम राइट्स ए लेटर। इस वाक्य में भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी हम आपको पहचान करवाते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में जो काम करने वाला है वो है राम, इसीलिए हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट। इस वाक्य में राम पत्र लिखता है, तो लिखना हमारा हो गया, यानी कि राइट्स हो गया मेन वर्ब। और सब्जेक्ट और मेन वर्ब को निकालने के बाद वाक्य में जो कुछ भी बचता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं जिसके माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि कैसे किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिखा है, मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम। हम आपको हिंदी में सहायता करते हैं किसी वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने का। तो सब्जेक्ट मिल के आएगा हमको मैं। हमारी जो क्रिया है, मैं के द्वारा जो काम हो रहा है वो हो रहा है जाने का, तो ये हो गई वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब को निकालने के बाद जो बचता है होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे अपने घर हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इंग्लिश वाले वाक्य को देखेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, और मेन वर्ब है गोइंग। इसके बाद जो बचता है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन इन सब के अलावा भी हमारे पास वाक्य में एक वर्ड है जिसे कहते हैं इज, एम, और ये ही है हमारी हेल्पिंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब का एक ही काम होता है, वो वाक्य के निर्माण में तथा टेंस की पहचान में सहायता करती है। इसका प्रयोग हिंदी वाक्यों में नहीं मिलता है, ये केवल अंग्रेजी वाक्यों के ट्रांसलेशन में ही मिलती है। अब आपको समझाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों दोनों के बीच में एक डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होता है। अब सबसे पहले पॉइंट पे हम नोट कराएंगे आपको कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझाते हैं हम आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट वह होता है जो सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद बचता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी ऑब्जेक्ट किसी वाक्य के लिए बहुत ही जरूरी नहीं होता। जैसे अभी हमने वाक्य लिखा था कि मैं घर जा रहा हूँ, उसमें घर हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम घर ना भी लिखेंगे तो भी हमारे वाक्य का जो अर्थ है वो पूरा हो जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लिखते हैं, समझाते हैं। हमने लिखा आई एम गोइंग टू माई होम। ठीक, अगर ध्यान देंगे तो हमारी जो मेन वर्ब है वो गोइंग है। अगर हम गोइंग के बाद ही फुल स्टॉप लगा दें और बाकी लिखे अपने ऑब्जेक्ट को मिटा दें तो भी हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। जैसे हमने वाक्य लिखा है आई एम गोइंग टू माई होम, ये वाक्य ग्रामर के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से सही है। लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर मिटा देते हैं टू माई होम को और यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो भी ये वाक्य सही हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट को एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझाते हैं, समझिएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट को वाक्य से गायब कर दिया जाता है तो वाक्य अधूरा हो जाता है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए राम इज ए टीचर। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राम है, हमारी जो वर्ब है वो है इज। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम ए टीचर को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि ए टीचर को अगर हम गायब कर देंगे तो वाक्य का जो अर्थ है वो अधूरा रह जाएगा। जैसे आप सपोज करिए कि आप इज के बाद ही फुल स्टॉप लगा देंगे तो वाक्य का जो अर्थ है वो पूरा नहीं होगा। आपको बताना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को कि राम क्या है। ठीक, जैसे हमने लिखा था आई एम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, हमने टू माई होम मिटा दिया, फिर भी सेंटेंस का जो सेंस है, अर्थ है, वो कंप्लीट है। लेकिन राम इज अ टीचर से अगर ये टीचर मिटा देंगे तो ये अपना जो अर्थ है, वो सेंस है, वो खो देगा। ठीक, तो ये जो वर्ड जो वाक्य की परिभाषा को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, जो वाक्य के अर्थ को पूरी तरीके से पूरा करता है, इसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो समझने में क्या आया कि वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। विशेषकर ये ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस का सेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो देखिए, अंत में ये समझाना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। कभी भी किसी भी वाक्य के लिए कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जो आ करके हर हाल में वाक्य का अर्थ पूरा करता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक मीन्स वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करेगा वो होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ क्या बात है कि ऑब्जेक्ट बस आकर के ये बताता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, नहीं बताएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट इज अ कंपलसरी बट ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपलसरी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होती है। हमारा जो का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब अभी हमने थोड़े टाइम पहले बताया था कि क्या होता है। वो क्रिया जो किसी भी वाक्य के निर्माण में तथा टेंस की पहचान में जरूरी होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में ही एक पॉइंट होता है बी। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज वर्ब। ठीक, एक पॉइंट होता है हेल्पिंग वर्ब में बी, और बी का ही मतलब होता है इज, एम, आर, वाज और वर्ब। ठीक, यही एक पॉइंट है जो एक कॉमन सी मिस्टेक बन जाता है कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, कब ये लिंकिंग वर्ब होता है। देखिए, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसी को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बस अब आपको समझाना ये है कि कब इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कब इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सबसे पहले पिछली डिफिनेशन के आधार पर हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो किसी भी अवस्था में वाक्य में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर्ब में से अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो हर हाल में कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बाय मिस्टेक वो हर हाल में लिंकिंग वर्ब ही बनेगी। बी है। देखिए, हमने अभी बताया कि बी को ही यानी कि इज, एम, आर, वाज वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बस हम आपको अब ये पहचानना बताने वाले हैं कि कब इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, कब इसे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। तो सबसे कॉमन सी बात याद रखिए कि अगर वाक्य में कभी भी ऑब्जेक्ट आया है तो बी के फॉर्म में जो वर्ब लिखी होगी उसे आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तब बी के साथ जो वर्ब आएगी, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ वर्ब आएगी, वो होगी लिंकिंग वर्ब। ठीक, हम आपको पहले एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं समझाने के लिए, जिससे समझना और भी आसान हो सके। हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है जिसके इधर भी कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उधर भी कुछ सेंटेंस लिखे हैं। इधर के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस है राम इज प्लेइंग, शिवला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, माय टीचर इज टीचिंग मैथ्स। और इधर के सेंटेंस है राम इज अ डॉक्टर, शिवला इज माय सिस्टर, माय टीचर इज वेरी टॉल। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इधर के हर वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इधर के हर वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उधर के हर वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिलेगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट मिलेंगी। हम आपको पहले पहचानने में मदद करते हैं। हमारा ये जो वर्ड है ये है सब्जेक्ट और ये है मेन। ये जो वर्ड है ये है सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ड और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस में माय टीचर हमारा सब्जेक्ट है और मैथ्स हमारी ऑब्जेक्ट है और टीचिंग हमारी मेन। इधर के हर सेंटेंस को देखते हैं तो पता चलता है राम सब्जेक्ट है, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, सरला सब्जेक्ट है, माय सिस्टर कॉम्प्लीमेंट है, माय टीचर सब्जेक्ट है,
और वेरी टॉल कॉम्प्लीमेंट है। अब देखने का प्रयास करते हैं, हमने अभी आपको बहुत ही आसान भाषा में पहचानना बताया है कि अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ते हैं। अगर वाक्य में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है तो बी के फॉर्म में जो भी वर्ब लिखी होगी आप उसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इक्वल या बहुत ही आसान सी भाषा में समझिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब मिलती है और मेन वर्ब के साथ बी का प्रयोग किया गया है, एसएमआर वाज कुछ भी लिखा है, तो बहुत सी आसान सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि वो जो वर्ब होगी वो हर हाल में हेल्पिंग वर्ब होगी। इस वाक्य में देखिए इज का प्रयोग किया गया है और इज के साथ हमने लिखा है मेन वर्ब। अभी हमने बताया अगर कभी भी इज के साथ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन में समझाया था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब आई है तो मेन वर्ब के साथ अगर बी का प्रयोग किया गया है तो हम इसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक। सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए सरला इज सिंगिंग और सॉन्ग में हमारे पास सिंगिंग और सॉन्ग, सिंगिंग है हमारी मेन वर्ब और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। जब भी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है तो बी का अगर कोई भी वर्ब लिखी है तो वो हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। लास्ट वाले सेंटेंस में है माय टीचर इज टीचिंग मैथ्स, यहाँ पे भी देखिए माय टीचर सब्जेक्ट है, टीचिंग मेन वर्ब, मैथ्स ऑब्जेक्ट है। कंपलसरी है कि सेंटेंस में मेन वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब आई है मतलब ये जो भी इज लिखा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। थोड़ा माफ करिएगा, हमने वाक्यों को बहुत ही नजदीक लिखा है जिससे हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, बीच में हमने नहीं बताया क्या है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है। इक्वल सी या आसान सी भाषा में समझिए, अगर ऑब्जेक्ट के साथ, अगर पहले ये वाला समझा देते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढनी है तो प्रयास करिए ऐसे वाक्यों को ढूंढने का जिनमें बी के साथ कोई भी मेन वर्ब लिखी हो। तो ऐसी अवस्था में जब भी बी के साथ कोई मेन वर्ब आती है तो बी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर कभी भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के साथ वर्ब आई है यानी कि बी का कोई भी फॉर्म लिखा है तो उस कंडीशन में हम बी को बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये जो इज है ये है लिंकिंग वर्ब, ये वाला इज भी लिंकिंग वर्ब है और ये वाला इज भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक। तो देखिए हमने जो बोर्ड पे लिखा है उसे वर्ड टू वर्ड आपको समझा भी देते हैं कि ये ना हो कि बातें बस लिखी रहेगी। हमने बोर्ड पे लिखा है द वर्ड दैट रिमेन्स इन द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब, वह शब्द जो वाक्य में तथा वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद बचता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन साथ में हमने डेफिनेशंस को भी क्लियर करने के लिए लिख दिया है एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए कंपल्सरी यानी कि आवश्यक नहीं होता है। बिकॉज मेनी सेंटेंसेस कंप्लीट देयर सेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ढेर सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना भी अपना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोरी बुक, लेकिन ध्यान से देखिए अगर हम स्टोरी बुक को ना लिख करके रीडिंग पे ही फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी जो हमारा सेंटेंस का सेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट, जो हमने बोर्ड पे लिखी है और आपको वर्ड टू वर्ड ये भी समझाते हैं। जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि द वर्ड दैट रिमेन्स इन द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट एंड लिंकिंग वर्ब। देखिए एल वी का मतलब है लिंकिंग वर्ब, तो वह वाक्य जिसमें ये मेरा कहने का मतलब वह शब्द जो वाक्य में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद बचता है इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए साथ में हमने कुछ चीजें ऐड की हैं कि कॉम्प्लीमेंट इज कंपलसरी टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिकॉज एनी सेंटेंस कैन नॉट कंप्लीट देयर सेंस विदाउट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कोई भी वाक्य बिना कॉम्प्लीमेंट के अपना अर्थ पूरा ही नहीं कर सकता। जैसे हमने वाक्य लिखा है राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे। माई ब्रदर इज वेरी वाइज, मेरा जो भाई है बहुत ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हम आपको पहचानने में मदद करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ भी लिखा है इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट।
और इसमें भी देख लेते हैं, इज के बाद है वेरी वाइज, तो यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कहने का मतलब वह शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद बचता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी नहीं दिख रहा है। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है बी की डेफिनेशन को समझना, थोड़ा उसके एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बी प्लस अदर वर्ब, मतलब इज एम आर वाज वर्ब के साथ अगर सेंटेंस में कोई भी दूसरी वर्ब आती है तो इस कंडीशन में बी को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है शिवम इज डूइंग हिज वर्क, सेंटेंस को ध्यान से देखने पता चलता है भाई कि इज के साथ एक वर्ब लिखी गई है, तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। बाकी दोनों चीजों को मैंने आगे पीछे डिफाइन कर दिया है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो शिवम है और डूइंग हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं बाय मिस्टेक ये डूइंग आपकी मेन वर्ब है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, राधा वाज लर्निंग हर लेसन, इसमें वाज के साथ लर्निंग आया है, लर्निंग भी एक वर्ब है, वाज भी एक वर्ब है, तो इस कंडीशन में हम राधा को तो सब्जेक्ट कहेंगे, सबसे आसान सी बात है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे पता चलेगा हमारा वाज के साथ लर्निंग आया है, लर्निंग भी एक वर्ब है, वाज भी एक वर्ब है, और ऊपर देख लेंगे तो बी को ही कहते हैं इज एम आर वाज वर्ब, मतलब बी के साथ एक और वर्ब आई है, तो इस कंडीशन में बी को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और दूसरी आई हुई वर्ब को हम मेन वर्ब कहेंगे, और हर लेसन उसका ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, कहने का मतलब अगर बी के साथ कोई भी दूसरी वर्ब है तो बी को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और कोई भी दूसरी वर्ब नहीं है तो क्या बोलेंगे वो आगे बताते हैं। देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो है लिंकिंग वर्ब। ठीक, समझने का प्रयास करते हैं कि लिखा है बी प्लस अदर वर्ड्स एक्सेप्ट वर्ब, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा या छोड़ करके, मतलब बी के साथ कोई दूसरा वर्ड लिखा हो लेकिन वर्ब ना लिखी हो तो क्या होगा, बी इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इस कंडीशन में है बी को लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। हमारे पास एग्जांपल है दिस गर्ल इज वेरी नॉटी, देखिए हमारे पास बी है और बी के साथ ऑल भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जो अदर वर्ड्स हैं उनके पहले अगर बी आया है तो इस कंडीशन में बी को बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। सेकंड सेंटेंस भी देखते हैं, लिखा है यू वर माय नेबर, यहाँ पे पहले तो बी है और बी के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है, और कॉम्प्लीमेंट के पहले जो वर्ब आती है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक, तो सबसे आसान सी भाषा में आपको समझना ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, लेकिन अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट आया है तो जो वर्ब मिलेगी वो आपको लिंकिंग वर्ब मिलेगी। ठीक,